रिक्वायरमेंट होना है, कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर इंक्लूजन इन द HDL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। अब एक बेसिक वर्ड अभी आ रहा है, बेसिक मींस नथिंग जब तक मैं कोई और बात ना करूं, सिंपली ईपीएस की बहस हो रही है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertains to the financial statements of Home Dynamics Limited, a listed company। अंडरलाइन कर लेना, फर्स्ट पेज पे जरा जाए, इस IS33 के फर्स्ट पेज पे। ये जो स्टैंडर्ड है ये सिर्फ किन कंपनीज पे एप्लीकेबल है, ये पढ़ के जरा बताएं। सिर्फ लिस्टेड पे नहीं, लिस्टेड के अलावा पे भी है। पढ़ के ढूंढ के पेज कौन सा है, कौन सा पेज है, पेज नंबर 95। या तो लिस्टेड हो गई हो और या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हो, मीन स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन फाइल हो गई हो। लेकिन अगर ना लिस्टेड है और ना ही प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में है, नहीं बेटा पब्लिक कंपनी नहीं है। पब्लिक कंपनीज जो है वो अनलिस्टेड भी होती हैं, तो अगर वो अनलिस्टेड है और प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में नहीं है तो फिर सारी पब्लिक कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है। पब्लिक कंपनीज में से उन कंपनीज पे एप्लीकेबल है ये स्टैंडर्ड जो या तो लिस्ट हो गई हैं या लिस्टिंग प्रोसेस में है, मींस एप्लीकेशन फाइल कर दी है लेकिन अभी शायद वो एप्लीकेशन फाइनली अप्रूव नहीं हुई स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, प्लीज आ जाए वापस। 31 दिसंबर 2016 का कुछ डाटा दिया हुआ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर, और आगे रुपीज इन मिलियंस लिखे हुए हैं। प्रॉफिट फ्रॉम नेट ऑफ टैक्स मींस आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, और फाइनली टोटल किया हुआ 920 मिलियन। पॉइंट नंबर 2, शेयर होल्डर्स इक्विटी एज ऑन 1 जनवरी 2016 कंप्राइज्ड ऑफ, नीचे जरा ईयर एंड देखना रिक्वायरमेंट में दोबारा, हमारे लिए शायद से साल के शुरू में बहस हो रही है। 10 million ordinary shares of ₹10 each having a market value of 25 each। बहुत गलत तरफ जा सकते हैं आप, इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करते हैं। हर फिगर के बारे में क्या ओपिनियन है जरूर बताइएगा। पहले जरा पढ़ते जाए जरा। 4 million cumulative preference shares of ₹10 each entitled to a cumulative dividend of 10%। ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये किस हेडिंग में है, किस लाइन में है? ये शेयर होल्डर इक्विटी की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। क्या प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी के अंदर है? इक्विटी में कौन से शेयर्स भी हैं और कौन से भी हैं? तो अगर इक्विटी में प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो ये कौन से ही हैं? इरेडीमेबल। नंबर 3, HDL सॉरी ऑन 31 मार्च 16 HDL अनाउंस्ड 40% क्या इश्यू फॉर वैल्यू है, नो वैल्यू है? अभी पता नहीं है, पर आगे पढ़े। एट ₹25 per share, the entitlement date of right share was 31 May 16। रिलैक्स होके पढ़ते जाएं। The market price per share immediately before the announcement date and the entitlement date was 28 and 32। दोबारा इंडिविजुअली पढ़े जरा। 31 मार्च 16 को क्या हुआ, किस चीज की अनाउंसमेंट हुई? 40% राइट शेयर्स देने हैं। एक शेयर की इशू प्राइस क्या है? 25 ही है। एंटाइटलमेंट डेट ऑफ शेयर्स क्या है? अब इसका बड़ा मतलब ये है कि 31 मार्च को डायरेक्टर्स ने ये अनाउंस किया कि हमने शेयर्स देने हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स राइट शेयर्स के हकदार किस दिन से बनेंगे? 31। नॉर्मल यही है कि अगर हमें ना पता चले तो हम यही अज्यूम करेंगे कि जिस दिन अनाउंसमेंट हुई है उसी दिन एंटाइटलमेंट भी हो जाएगी। लेकिन अनाउंसमेंट और एंटाइटलमेंट में थोड़ा सा फर्क समझ आ गया है? क्या मतलब अनाउंसमेंट? जिस दिन डायरेक्टर्स ने अनाउंस किया है, और एंटाइटलमेंट डेट का मतलब जिस दिन शेयर होल्डर्स शेयर्स के हकदार बन जाएंगे। अगर हमें डिफरेंट डेट्स ना पता चले, हम अज्यूम करेंगे कि जिस डेट पे अनाउंसमेंट है उसी डेट पे एंटाइटलमेंट है। प्रॉब्लम लेकिन अब ये रहेगा, अगर आप ईपीएस की वर्किंग ज़हन में लाएं जरा, अगली लाइन पढ़ें जरा। मार्केट प्राइसेस अब आपको दो दी हुई है, अनाउंसमेंट डेट और एंटाइटलमेंट डेट से पहले की। सवाल ये पैदा होता है कि हमने 28 वाला शेयर 25 पे इशू किया है
या 32 वाला शेयर हमने 25 पे इशू की है? सबको ये पता है इशू कितने पे की है? और सर जी इशू कितने पे की है? 28 वाला 25 पे या 32 वाला 25 पे? इसका बेटा मसले का हल ये है कि एग्जाम्पल से ऊपर एक छोटा सा नोट पड़ेगा, एग्जाम्पल से जस्ट ऊपर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के नाम रेफरेंस से लिखा हुआ, इफ बोथ द के एंड क्या इज गिवन, announcement date and entitlement dates are given, then use क्या where, then simply बस अपने entitlement date को ज़हन में रख के ईपीएस की वर्किंग करनी है। आपने फिर वो दिन ज़हन में रखना है जिस दिन में शेयर होल्डर्स अपने शेयर के अगेंस्ट हकदार होंगे। अगर अनाउंसमेंट और एंटाइटलमेंट डेट्स डिफरेंट ना हो फिर तो कोई मसला नहीं है। सेंटेंस जरा दोबारा पढ़ दें, किस किस में अगर डिफरेंस हो तो फिर आप कौन सी डेट को कंसिडर करके वर्किंग करेंगे? जरा थोड़ा सा अपने जेन में टेबल लेके आए, जरा जो एक वर्किंग में टेबल बना रहे होते हैं एक्चुअल के कॉलम में कोई डेट्स लिख रहे होते हैं हम, और अगर इशू फॉर वैल्यू है तो डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सिंपली अगर कौन कौन सी डेट्स अवेलेबल है, अनाउंसमेंट और इंटाइटलमेंट डेट, तो उसमें से हमने कौन सी चूज किया करनी है, मीन्स टू से इसमें कौन सी डेट हमसे रेलिवेंट है। इट मीन्स हम फाइनली क्या कहेंगे कि 32 वाला शेयर 25 पे इशू हो रहा है या 28 वाला शेयर 25 पे इशू हो रहा है। इसको जरा काइंडली लिंक कर लें, जब भी ये पॉइंट नंबर 3 दोबारा देखें तो एक नजर ये नोट पे नजर पड़ जानी चाहिए। ये बोथ मींस कौन कौन सी डेट्स आर अवेलेबल, बोल दें सर जी बोल दें। तो देन आप किस डेट को कंसीडर करने की बजाय किस डेट को कंसीडर करेंगे, मींस टू से फर्स्ट 31 मार्च को कंसीडर करेंगे या 31 मई? उसकी वजह ये कि जब तक टाइटल नहीं होंगे उस वक्त तक शेयर इशू फिर नहीं होंगे। अनाउंस तो उन्होंने कर दिए लेकिन 2-3 महीने का समटाइम टाइम पीरियड रखा जाता है स्टॉक एक्सचेंज में कुछ फॉर्मेलिटीज की वजह से, इसलिए एंटाइटलमेंट डेट पे फिर शेयर्स इशू होते हैं और उसी दिन से ऑनवर्ड्स फिर शेयर्स की एंट्री की जाती है। बहरहाल इसे कॉम्प्लेक्स ना करनी करें, क्या और क्या अगर अवेलेबल है अनाउंसमेंट डेट एंड एंटाइटलमेंट डेट, तो हम उसमें से एंटाइटलमेंट डेट की बेस पे वर्किंग करेंगे, विच मींस हम 31 मई से ऑनवर्ड्स डेट्स होते। लेकिन दोबारा जरा फिगर्स देख लें, 25 रुपए पे इशू किया है और मार्केट प्राइस क्या थी, इसका मतलब इसमें कोई बोनस एलिमेंट मौजूद है, ये इशू फॉर वैल्यू है या नो वैल्यू है, ये कॉम्बिनेशन इशू बन गया राइट शेयर्स वाला। नंबर 4, 2 अगस्त 2016 HDL announced 20% bonus issue, entitlement date of bonus issue was 31 अगस्त। आप बता दें इसमें आप डेट कौन से लेंगे? वंस अगेन यहाँ दो डेट्स आ गई, 2 अगस्त कंसिडर करेंगे या 31 अगस्त? आगे बढ़े। ऑन 1 फरवरी 17, कुछ पुरानी बातें बीच में आ रही हैं, रिक्वायरमेंट में जाएं। हमारा ईयर किस दिन एंड हो रहा है, क्या ईयर एंड से पहले की अब ये डेट है या ईयर एंड के बाद की डेट है? ऑन 1 फरवरी 2017 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस 20% कैश डिविडेंड and 10% bonus being the final dividend to the ordinary shareholders and 10% cash dividend for preference shareholders। ये कल आपने एक टेस्ट भी दिया, उसमें भी डिविडेंड्स आए हैं, घर में भी एक सवाल आपने किया था उसमें भी इंटरम और फाइनल डिविडेंड आए हैं मार्वलस लिमिटेड के नाम से। मेरा क्वेश्चन अब काइंडली गौर से सुने, ना हमें मार्वलस याद आ रहा है ना हमें कल वाला टेस्ट याद आ रहा है, क्योंकि हम इतने भी तेज नहीं है कि हर वक्त ज़हन में रखें सवाल, मैंने नहीं कहा है। इधर आ जाए, किस साल के बाद ये बहस हो रही है? कैश डिविडेंड भी है बोनस इशू भी है, इसकी डबल एंट्रीज इस डिविडेंड की 2016 में करेंगे आप या 17 में करेंगे? डिविडेंड कब डेबिट होता है? जब वो डिक्लेयर होता है। अगर डिक्लेयर ईयर एंड के बाद हुआ है तो जिस साल से रिलेटेड है उस साल में सिर्फ डिस्क्लोजर आएगा, इंग्लिश में एक लाइन आएगी, और जिस साल डिक्लेयर हुआ है उस साल में उसकी डबल एंट्री होगी। 17 में इसे रिकॉर्ड करना है या 16 में इसे रिकॉर्ड करना है? दोबारा पढ़ना, 17 की कौन सी डेट पे ये काम हो रहा है? हमारा ईयर किस दिन एंड हो गया? प्लीज अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस नॉलेज जो अभी तक हमें पता है, ये 2017 में डिविडेंड्स अनाउंस हो रहे हैं, देयरफॉर ये 2017 में ही रिकॉर्ड होंगे, चाहे कैश डिविडेंड हो चाहे बोनस डिविडेंड हो। लेकिन अब मैं जो अगली बात करने लगा हूं वो काइंडली जब तक मैं पूरी ना कर दूं अपनी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर, जब मैं बात करने लगा हूं उसको समझने के लिए इस पेज के स्टार्ट पे आ जाए, और मिक्स नहीं करना है, अलग-अलग सेग्रीगेशन रखनी है। पेज के स्टार्ट पे आपको एक हेडिंग मिलेगी, रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट। पेन हाथ में रख लें, एक एक वर्ड पे मेरे साथ साथ गौर करके आगे जाना है। इफ नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग increases as a result of capitalization bonus issue. Capitalization issue is simply another name of
बोनस, वापस जाएं, भागते वापस जाएं, जहां इशू फॉर नो वैल्यू पढ़ा था हमने, पेज नंबर 99 होना चाहिए, वहां बोनस इशू के 3 नाम हम जरा पढ़ के आए थे। बोनस इशू भी है, कैपिटलाइजेशन इशू भी है, कोई स्टॉक डिविडेंड भी है, वहां एक स्क्रिप डिविडेंड भी लिखा हुआ है, स्क्रिप इशू भी पता नहीं लिखा हुआ। स्टॉक डिविडेंड शायद अपने हाथ से लिखा होगा हमने, स्क्रिप इशू मिल रहा है कहीं, कैपिटलाइजेशन इशू, बोनस इशू, स्टॉक डिविडेंड, स्क्रिप है होना मेरा ख्याल, स्क्रिप ऊपर नीचे इधर उधर ढूंढे जरा। तो ये सब कुछ किसका नाम है? बोनस इशू फॉर वैल्यू होता है या फॉर नो वैल्यू? प्लीज, फॉर वैल्यू होता है, फॉर नो वैल्यू होता है? फॉर वैल्यू इशू होता है या फॉर वैल्यू रिडक्शन होता है? फॉर वैल्यू इंक्रीज होता है या फॉर वैल्यू रिडक्शन होता है? क्या इससे शेयर्स में इजाफा होता है या कमी हो जाती है? शेयर्स में इजाफा हो जाता है वापस। इफ नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन, बोनस इशू या शेयर स्प्लिट, यहां तक जो दो बातें आई हैं, बोनस इशू और शेयर स्प्लिट, ये दोनों फॉर नो वैल्यू एडजस्टमेंट है, लेकिन इनसे इंक्रीज आता है आगे, और डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ रिवर्स शेयर स्प्लिट का भी वर्ड सुना आपने? ब्रैकेट में जाके बताएं, ये भी सुना आपने? शेयर कंसोलिडेशन की बहस हो, एक फिर कॉमा आ गया शेयर कंसोलिडेशन की ब्रैकेट के बाद, लेकिन अब आगे ना जाएं, दोबारा ये जो आपने पढ़ा है, क्या इसमें फॉर नो वैल्यू की बहस हो रही है या फॉर वैल्यू की बहस हो रही है? इसमें फॉर वैल्यू की कोई बहस नहीं हो रही, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, कोई फॉर वैल्यू डिक्रीज भी हो सकता है। एग्जाम्पल, शेयर बाय बैक, कोई फॉर वैल्यू इंक्रीज भी हो सकता है। एग्जाम्पल, इश्यू ऑफ शेयर एट फुल मार्केट वैल्यू भी हो सकता है, और लेस देन मार्केट वैल्यू होने की वजह से राइट शेयर्स में भी कॉम्बिनेशन इशू में भी ब्रेकअप किया जा सकता है। लेकिन प्लीज यहां सिर्फ किसकी बहस हो रही है? फॉर नो वैल्यू इशू की और फॉर नो वैल्यू रिडक्शन ही की बहस हो रही है। अब इससे पहले कि हम आगे पढ़ें, हम अपना जरा नॉलेज जो हमने गैदर किया है ईपीएस का, उसको जहन में जरा ढूंढने की कोशिश करने लगे हैं। अपने जहन में जरा टेबल बनाएं, कितने कॉलम बन रहे हैं, कौन कौन से? अगर फॉर नो वैल्यू कोई चीज हो, चाहे इंक्रीज हो चाहे रिडक्शन हो, तो टाइम वेट नहीं करते, और करंट ईयर के साथ साथ प्रायर ईयर में एडजस्ट करते हैं। ये बात जहन में रख के जो दूसरी लाइन में कॉमा आया है उसके बाद सेंटेंस पूरा कर दें। द कैलकुलेशन ऑफ द बेसिक ईपीएस फॉर ऑल प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड शैल बी एडजस्टेड। क्या पिछले सालों में जाके एडजस्टमेंट करते हैं? मेरी तरफ देखें, अगर हम 2020 में हैं तो कंपैरेटिव ईयर कौन सा होगा? तो क्या 2020 में अगर कोई फॉर नो वैल्यू चेंज आया है तो क्या 2019 में भी जाएंगे? और अगर फॉर एग्जांपल कंपैरेटिव 2 साल हो, रिलैक्स, कौन कौन से 2020 में हम हैं? 19 और 18, तो क्या पिछले दोनों सालों में जाएंगे? यस सर। पिछले सालों में जा क्यों रहे थे? कोई कॉन्सेप्ट याद करवाए जरा, ताकि कंपैरिजन ठीक हो सके। तो अगर एक ही साल है पिछला तो सिर्फ उसी में साल में जाकर एडजस्टमेंट करेंगे, और नॉर्मल यही होता है कि एक साल कंपैरेटिव है। लेकिन अगर 2 साल कंपैरेटिव है तो दोनों सालों में किसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी, किसकी होगी? पर वैल्यू की नहीं होगी, फॉर नो वैल्यू की होगी। अगर 5 साल कंपैरेटिव है, अगर 50 साल कंपैरेटिव है, तो पिछले सालों में कौन सी एडजस्टमेंट जाती है? फॉर नो वैल्यू जाती है। अब इसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ आ रहा है वो मैं आराम आराम से पढ़ूंगा, अपने अपने कॉन्टेक्स्ट क्लियर रखना। सेकंड पैराग्राफ में कहता है इफ दीज चेंजेस अकर। सबसे पहले मुझे बताएं, ये दीज किसे कह रहा है? यार ऊपर वाली कौन सी है यार? फॉर वैल्यू की बहस हो रही है, फॉर नो वैल्यू की बहस, इंक्रीज की बहस हो रही है, रिडक्शन की, दोनों की। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? फॉर नो वैल्यू की बहस हो रही है, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। इफ दीज चेंजेस अकर after the reporting period but before the financial statements are authorized for issue। किसके बाद? किससे पहले? ईयर एंड के बाद। लेकिन ऑथराइजेशन का क्या मतलब? साइनिंग। किसकी साइनिंग? डायरेक्टर्स में कौन साइन करता है? सर जी सर जी सर जी कौन करता है? हमें क्या पता कौन करता है? चीफ एग्जीक्यूटिव करता है और एक डायरेक्टर करता है। लेकिन अगर चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ना हो तो 2 डायरेक्टर करते हैं, और अगर लिस्टेड कंपनी हो तो सीएफओ आप जैसा भी कभी करता है। पहली दफा बात होगी। ऑथराइजेशन का मतलब साइनिंग।
کس کے بعد کس سے پہلے؟ ہر کمپنی کی آفٹر دا رپورٹنگ پیریڈ ود ان 120 days ایک AGM ہونی ہوتی ہے. پھر نئی سائنس AGM سے 21 دن پہلے نوٹس جانا ہے, نوٹس کے ساتھ فائنینشیل سٹیٹمنٹس جانی ہے, فائنینشیل سٹیٹمنٹ آف دیئرفور فائنل ہونی چاہیے 21 دن پہلے, لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ 2-3 دن پہلے فائنل کی جاتی ہیں تاکہ پرنٹنگ وغیرہ میں 2-3 دن لگنے ہیں تو لگ جائیں, اور ڈائریکٹرز نے اگر ڈیویڈنڈ دینا ہے تو پھر وہ ڈکلیئر بھی کرتے ہیں تاکہ اس کی ایڈجسٹمنٹ اگر ہو تو ایڈجسٹمنٹ ہے, لیکن اگر ڈسکلوئر دینا ہے, اگر پچھلے سالوں کا اگلے سال میں ڈکلیئر ہوا ہے تو ایڈجسٹمنٹ ہوگی یا ڈسکلوئر ہوگا؟ صرف ڈسکلوئر ہوگا. آتا ہے کسی کے ذہن میں؟ آتا ہے سر کسی کے ذہن میں؟ یہ اتنا سارا عرصہ کیوں ہے اگلے سال کا؟ آڈٹ ہونا ہوتا ہے, ہر کمپنی کا ایک آڈٹ بھی ہونا ہوتا ہے. فرسٹ ٹائم بات میں نے کی ہے. یس سر, پہلی دفعہ تو ہوگی ہے یار, اب کل یہ نہ کہہ دی کہ پہلی دفعہ بھی نہیں ہوئی ابھی, آج پہلی دفعہ تو کم از کم ہوگی. دوبارہ یہ لائن پڑھیں سر. اف کون سی چینجز اور نو ویلیو چینجز کب ہوں, کس کے دوران ہوں, ایئر اینڈ سے پہلے ہوں یا بعد میں ہوں, لیکن کس سے پہلے ہو جائے. اب اگلا سوال امپورٹنٹ ہے سر, کیا اس وقت جس وقت کی یہ بات ہو رہی ہے اس وقت آپ کے پاس پچھلے سال کی فائنینشیل سٹیٹمنٹس ابھی ہوں؟ جس ٹائم پیریڈ کی یہ بحث ہو رہی ہے کیا اس وقت آپ کے پاس پچھلے سال کی فائنینشیل سٹیٹمنٹس ابھی ہوں گی؟ کیا آپ کے کنٹرول میں ہوں گی؟ کنٹرول کا مطلب کیا آپ کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, کوئی ڈسکلوئر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں, آگے ابھی نہیں پڑھنا ہے. اگر فار ایگزامپل اس دوران کوئی ڈیویڈنڈ ڈکلیئر ہوا ہے, چاہے وہ بونس ڈیویڈنڈ ہے یا کیش ڈیویڈنڈ ہے, تو کیا آپ پچھلے سال میں جا کے انٹری کریں گے یا جسٹ انگریزی میں لکھ کے ڈسکلوئر دیں گے؟ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. جس دوران کی یہ بحث ہو رہی ہے اس دوران میں اگر ڈیویڈنڈ ڈکلیئر ہوا ہے, کس دوران کی بحث ہو رہی ہے؟ آفٹر رپورٹنگ پیریڈ, آتھرائزیشن سے پہلے. اگر ڈیویڈنڈ ڈکلیئر ہوا ہے تو اس کی پچھلے سال میں جا کے انٹری کریں گے یا جسٹ ڈسکلوئر دیں گے؟ انٹری کس سال کریں گے؟ جس سال میں ڈکلیئر ہو رہا ہے انٹری اس سال کریں گے. پچھلے سال میں جا کے صرف کیا کریں گے؟ ڈسکلوئر دیں گے. لیکن اگر یہ چینجز, کون سی چینجز, بونس ایشو ہو جائے, شیئر سپلٹ ہو جائے, شیئر کنسولیڈیشن ہو جائے, کب سے کب کے دوران؟ ایئر اینڈ کے بعد اور آتھرائزیشن سے پہلے. تو ڈبل انٹری تو بیٹا نیکسٹ ایئر ہی ہوگی. لیکن اگلی لائن پڑھ رہا, the per share calculation for those and prior period financial statements presented shall be based on new number of shares. کہنا وہ کیا چاہ رہا ہے؟ فار ایگزامپل اس وقت ہمارا ایئر اینڈ ہے 1 جولائی کرنا تھا, 1 جولائی 2020 سے لے کے ہمارا ایئر شروع ہوا 30 جون, اینڈ بتائیں جی کب ہوگا؟ 2021. آتھرائزیشن ڈیٹ سپوز ہے 3 اکتوبر 2021. اینڈ آف رپورٹنگ پیریڈ سے لے کے ڈیٹ آف آتھرائزیشن کے درمیان اپنا ذرا پیراگراف ساتھ رکھیے گا. اگر اس ٹائم پیریڈ میں کوئی بونس ایشو ہو جائے, شیئر سپلٹ ہو جائے, یا ریورس شیئر سپلٹ کا مطلب کنسولیڈیشن آف شیئر ہو جائے, شیئر کنسولیڈیشن ہو جائے, اٹ مینس ایشو فار نو ویلیو ہو جائے یا ریڈکشن فار نو ویلیو. کس ڈیوریشن میں فار نو ویلیو کا چینج آیا شیئرز میں, چاہے انکریز آئے یا ڈیکریز آئے, ان کی ڈبل انٹری تو فائنینشیل سٹیٹمنٹس میں نیکسٹ ایئر مینس 30 جون 2022 والی فائنینشیل سٹیٹمنٹس میں, اور ان کا جسٹ ایک ڈسکلوجر آئے گا 30 جون 2021 والی فائنینشیل سٹیٹمنٹ. لیکن جب آپ ای پی ایس کی کیلکولیشن کر رہے ہوں گے فار دا ایئر اینڈیڈ 30 جون 2021, ڈیٹ ریپیٹ کر دیں کیا بولی میں نے, اور کیا اس وقت جو ہم بحث کر رہے ہیں اس میں آتھرائزیشن ہو گئی ہے یا بھی ہونی ہے؟ اور اگر آتھرائزیشن کے ہونے سے پہلے پتا چل گیا ہے کیا کہ کوئی فار نو ویلیو چینج آ رہا ہے, اور ہم کس سال کی کیا کر رہے ہیں؟ بولنا ہے سر جی, بولنا ہے سر جی, بولنا ہے. 2021 کی ای پی ایس کیلکولیٹ کر رہے ہیں, تو 2021 کی ای پی ایس کیلکولیٹ کرتے ہوئے ان فار نو ویلیو ایڈجسٹمنٹس کو ڈبل انٹری کوئی نہیں کرنی, انگریزی میں ڈسکلوئر بھی ہو گیا, لیکن جسٹ ای پی ایس کی کیلکولیشن کرتے ہوئے ان فار نو ویلیو چینجز کو
ईपीएस की कैलकुलेशन करते हुए कंसिडर कर सकते हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कर सकते हैं, मैंने क्यों बोला? क्या हमें पता चल चुका है? पता चल चुका है। हमें 30 जून 2021 को कैसे पता चल चुका है कि अगले साल में क्या होना है? 30 जून 2021 वाले दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल नहीं हो जाती हैं, कुछ अगले साल का टाइम लग जाता है। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट्स होनी है, रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स होनी है, ऑडिट होने हैं, किससे पहले पहले ये काम होने होते हैं। तो ऑथराइजेशन से पहले पहले अगर डायरेक्टर्स ने कुछ फॉर नो वैल्यू चेंज अनाउंस की है तो हमें पता चल जाएगा 30 जून 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल करते हुए, और उस वक्त जब हम फाइनल करते हुए ईपीएस की कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो इन चेंजेस को 2021 में इसलिए कंसिडर करना, मेरे वर्ड्स ने गौर से क्या कहा मैंने यहां तक आगे, इसलिए कंसिडर करना है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने इन्हें इस साल कंसिडर ना किया, किस साल कंसिडर ना किया, 2021 में अगर हमने कंसिडर ना किया तो एक सेकंड 2022 में जाए, 2022 की ईपीएस कैलकुलेट कर रहे होंगे आप, 2022 का एक एक्चुअल कॉलम होगा, सर प्लीज होगा, आगे 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 2022 का एक करंट ईयर वेटेड वाला कॉलम भी होगा, उसके साथ एक कौन सा कॉलम भी होगा, 2021 वाला प्रायर ईयर का कॉलम भी होगा। क्या ये 2022 में चेंजेस आई हैं? 2022 में चेंजेस आई हैं। तो क्या 2022 में जब आप पीपीएस की वर्किंग कर रहे होंगे तो फॉर नो वैल्यू चेंजेस का 2021 में इफेक्ट लेके जा रहे होंगे, जा रहे होंगे। क्यों लेके जा रहे होंगे? फॉर नो वैल्यू चेंजेस का क्या होता है, पिछले साल एडजस्ट होते हैं। तो स्टैंडर्ड ये कहता है, बात मेरी गौर से सुने, कि अगर पहले ही पता चल गया है, 2021 में ही पता चल गया है, 2021 की ईपीएस कैलकुलेट करते ही पता चल गया है कि 2022 में कोई ऐसी चेंजेस हो गई हैं जिनका इम्पैक्ट 2021 में आना ही है। क्यों आना है? फॉर नो वैल्यू की बहस हो रही है, फॉर वैल्यू की बहस हो रही है, तो इनका फैक्ट पिछले सालों में आना ही है। तो अगर 21 में पता चल ही गया है कि 22 में कुछ ऐसी चेंजेस आ गई हैं जिनका इम्पैक्ट किस साल आना है, तो डिले ना करें और किस साल की ईपीएस की वर्किंग करते हुए ही कंसिडर कर लें। 22 में जाके 21 में लेके आने की बजाय और रीस्टेटेड लिखने की बजाय किस साल में ही क्या कर लें, 21 में ही उन एडजस्टमेंट्स को कंसिडर कर लें जो ईयर एंड के बाद हो रही हैं लेकिन ऑथराइजेशन से पहले। फॉर वैल्यू चेंजेस की बहस हो रही है, फॉर नो वैल्यू चेंजेस की। क्या मैं किसी डबल एंट्री की बात कर रहा हूं? मैं सिर्फ क्या कहना चाह रहा हूं, किस साल में ये फॉर नो वैल्यू चेंजेस आई हैं? 22 में। अगर 21 में नहीं भी करेंगे तो क्या 21 में इन्होंने पहुंच जाना है? किस साल में? 22 में जब जाएंगे 21 की रीसेट करते रहेंगे। तो अगर 21 में पता चल ही गया है, 21 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल करते हुए पता चल ही गया है कि अगले साल की कोई एडजस्टमेंट 2021 में आनी है, तो आप डिले ना करें और किस साल की ईपीएस कैलकुलेट करते हुए उसे कंसिडर कर लें। 2021 की ईपीएस कैलकुलेट करते हुए उसे 21 में ही कंसिडर कर लें, ताकि प्लीज किस साल में जाके आपको दोबारा एडजस्टमेंट ना करनी पड़े, फिर 22 में जाके आपको रीस्टेट नहीं करना पड़ेगा। आई होप कि मैं कुछ समझा सका हूं। हाँ, इस सेंटेंस जरा पढ़ते हैं जरा। इफ दीज चेंजेस, कौन सी चेंजेस? अकर, आफ्टर क्या, आफ्टर क्या भाईजान, बट बिफोर क्या? ये हमें पता कैसे चलेगा 21 के एंड पे यार? 21 के एंड पे बहस नहीं हो रही। 21 की 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब तक हमारे कंट्रोल में रहेंगी? जब तक ऑथराइजेशन ना हो जाए। और अगर ऑथराइजेशन से पहले पता चल गया है, फॉर नो वैल्यू एडजस्टमेंट्स का पता चल गया है, तो ईपीएस की वर्किंग करते हुए उन फॉर नो वैल्यू एडजस्टमेंट्स को कंसिडर करके ही वर्किंग करें। नहीं करेंगे तो अगले साल क्या करना पड़ेगा? तो इसलिए क्या करके ही भेजें? कौन सी एडजस्टमेंट्स को? जो हमारे साल हुई हैं, हमारे साल बाद हुई हैं, लेकिन किससे पहले हो गई हैं? फॉर वैल्यू की बहस हो रही है, फॉर नो वैल्यू की बहस हो रही है। सेंटेंस पूरा करते हैं आराम से। द पर शेयर कैलकुलेशन फॉर दोज
एंड एनी प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड। एक और बहस आ गई, 2021 में जब आप ईपीएस कैलकुलेट कर रहे होंगे, 2021 में जब आप ईपीएस कैलकुलेट कर रहे होंगे तो कंपैरेटिव के तौर पे 2020 हो सकता है सर, हो सकता है सर। तो अगर फॉर नो वैल्यू चेंज है 2021 में अगर कंसिडर करेंगे तो 2020 में भी कंसिडर करेंगे, और अगर 19 भी प्रेजेंट हो रहा होगा, ये कब तक गेम जाएगी? जहां तक प्रैक्टिकेबल हो जाए। बचपन याद आया, रेट्रोस्पेक्टिव गेम कहां तक जाती है? जब से बिजनेस शुरू हुआ है, और अगर वहां से मुमकिन ना हो तो जहां तक प्रैक्टिकेबल हो जाए वहां तक जाना है। दोबारा सेकंड लाइन पढ़ते हैं यार, ये तो बड़ी मजेदार लाइन है। द पर शेयर कैलकुलेशन, वो बेटा अकाउंटिंग में यही मजेदार है। द पर शेयर कैलकुलेशन फॉर दोज, कौन से दोज, कौन से दोज, 2021 कह लेते हैं, एंड प्रायर पीरियड कौन से, 20 एंड पिछले, शेल बी बेस्ड ऑन न्यू नंबर ऑफ शेयर्स। नीचे एक सेकंड आए जरा, काइंडली एंड में जरा पॉइंट नंबर 5, लेट मी फिनिश प्लीज, फिर अभी इंशाल्लाह वर्किंग भी करते हैं। पॉइंट नंबर 5, वाकई किस साल की बहस हो रही है? क्या 1 फरवरी 2017 को कोई ऐसा काम हुआ जो ईपीएस से रिलेटेड है? कौन सा? 20% कैश डिविडेंड वाला या 10% बोनस इशू वाला? कैश डिविडेंड की एंट्री बताएं, रिलैक्स होके सोच के। डिविडेंड डेबिट आगे, पेएबल क्रेडिट, डिक्लेयर और देन पेड पे हमेशा रहे, डिक्लेयर्ड एंड देन पेड। आराम अल्लाह, दोनों एंट्रीज को आराम से दोबारा बोले, डिविडेंड डेबिट, पेएबल, और अगर पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट हो भी जाए तो क्या ये फॉर वैल्यू चेंज है या फॉर नो वैल्यू चेंज है? धोखा खा गए हैं, धोखा खा गए हैं, इसमें शेयर इन्वॉल्व ही नहीं है। तो शेयर इन्वॉल्वमेंट दोबारा एंट्री हो जाए, डिविडेंड डेबिट, पेएबल क्रेडिट, पेएबल डेबिट, शेयर्स में इंक्रीज आएगा, डिक्रीज आ जाएगा। ये इशू फॉर वैल्यू और इशू फॉर नो वैल्यू बहस ही नहीं है, शेयर में तब्दीली ही नहीं आएगी। इट मींस कैश डिविडेंड की कोई बहस ईपीएस में नहीं है। आगे बढ़े, बोनस इशू की एंट्री बताएं, क्या इसमें शेयर्स में इजाफा हो रहा है? क्या ये फॉर नो वैल्यू चेंज है? क्या ईयर एंड के बाद है? ईयर एंड के बाद है, ऑथराइजेशन डेट नहीं है, डेट नहीं है, लेकिन ये जो डेट लिखी हुई है ईयर एंड पे याद रहा, ईयर एंड की डेट क्या है? 1 फरवरी, अभी 30 दिन गुजरे हैं, तो नॉर्मली 120 डेज होते हैं। तो ऑथराइजेशन डेट अगर नहीं है तो हम अज्यूम कर लेंगे, एक लाइन लिख लेंगे हम कि ये, वैसे भी ऑथराइजेशन डेट पता नहीं कब तक होती है, ये मैंने 2-3 महीने छोड़े थे बीच में, 120 दिन है, 21 दिन पहले है, तो तकरीबन 90 राउंड डेज बन जाते हैं जी। बोनस इशू है जी कुछ? किस साल बोनस इशू हो रहा है? एंट्री किस साल करेंगे? 17 में, 16 में एक डिस्क्लोजर भी होगा शेयर होल्डर्स को, और साथ साथ ईपीएस की कैलकुलेशन करते हुए क्या ये फॉर नो वैल्यू इशू है? नेक्स्ट लाइन में जाए, एक 10% कैश डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर्स भी है, उसमें भी ऑर्डिनरी शेयर्स में इंक्रीज आएगा, डिक्रीज आएगा। फर्स्ट पैराग्राफ में ऊपर जाएं, सिर्फ हमारे इस क्वेश्चन में बोनस इशू आए हैं, कौन सी दो चीजें भी हो सकती हैं? शेयर सेपरेट भी हो सकता था और कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। इट मींस जो मैंने बहस की है उस सारी बहस का मतलब, ये जो 10% बोनस इशू है इसे हम 2016 की ईपीएस की वर्किंग करते हुए कंसिडर करेंगे किस साल? 16 में। और अगर 16 के साथ कोई कंपैरेटिव बनाना होता तो ईयर बता दें, 15 में, और अगर कोई और भी होता तो पिछले सालों में भी कंसिडर करते। क्या 17 में डिक्लेयर हो रहा है तो 16 में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर नहीं भी लेंगे तो 17 में जाके इसने 16 में आ ही जाना है, तो 17 में जाके 16 की वर्किंग करने के बजाय 16 में अगर पता चल गया कि फिगर ने आना है तो पहले ही उस फिगर को एडजस्ट कर दें ताकि कोई रीस्टेटमेंट टू शेयर होल्डर्स ना करनी पड़े। मैं 1 मिनट रुकना चाह रहा हूं, पहले जितनी बात हो गई है, पहले 2 पैराग्राफ और आखिरी पॉइंट नंबर 5, इसको 1 सेकंड रिवाइज करना है, फिर मेरे अगर कोई क्वेश्चंस अब रह गए हैं
تو آج میں انہی کے لیے آیا ہوں. اور بیٹا یہ میرا یقیناً میں نے یہی پڑھایا ہوگا تو میں سب سے پوچھ لیتا ہوں. میرا تو خیال ہے جو کہہ رہے ہیں آپ 100% صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے یہی پڑھایا تھا. حکم آئے جناب بھائی جان. ایک صاحب نے فرمایا ہے کہ میں نے تو یہ پڑھایا تھا. میں سینٹینس کوشش کر رہا ہوں ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھ دوں. میں نے اگر یہی پڑھایا تھا تو آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. سر ہم نے تو پڑھا تھا. اچھا سوری, ہم نے تو پڑھا تھا آتھرائزیشن کے بعد ڈیویڈنڈ ڈکلیئر ہوتا ہے تو بونس پہلے کیسے ہوگی. یقینا بیٹا میں نے یہی پڑھایا ہوگا, لیکن میں ود دا پیسج آف ٹائم وہ تھوڑا سا سیکھ گیا ہوں زندگی میں. آج کے بعد آپ نے میرے سے یہ پڑھا ہے کہ ڈیویڈنڈ آتھرائزیشن سے پہلے ڈکلیئر ہوتا ہے پھر سائن ہوتا ہے. تو میں سارے اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. اللہ کرے میں آئندہ آپ کو کبھی دھوکہ نہ دوں. تو پلیز آتھرائزیشن سے پہلے ڈیویڈنڈ ڈکلیئر ہوتا ہے. آپ کو بھی یہی بات پتا تھی کہ بعد میں ڈکلیئر ہوتا ہے تو کریکٹ یور سیلف کائنڈلی. آئندہ سے اگر ڈیویڈنڈ کس ڈیوریشن میں ڈکلیئر ہو جائے آفٹر دا رپورٹنگ ڈیٹ اینڈ بیفور آتھرائزیشن تو اس کا ڈسکلوئر ہوگا ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے نوٹس میں. ریکارڈنگ کب کریں گے؟ اگلے سال. نئی بات آج کیا ہوئی ہے بتائیں گے؟ کوئی نئی بات کیا ہوئی ہے؟ نئی بات کس اینگل سے ہوئی ہے؟ نہ انٹری کے اینگل سے ہوئی ہے, نہ ڈسکلوئر کے اینگل سے ہوئی ہے, ای پی ایس کے اینگل سے ہوئی ہے. کیا نئی بات ہوئی ہے کہ اگر فار نو ویلیو چینج کوئی آیا ہے ایئر اینڈ کے بعد آتھرائزیشن سے پہلے تو اسے ای پی ایس کی کیلکولیشن میں اس لیے کنسیڈر کریں کیونکہ اس نے کنسیڈر ہونا ہی ہے پچھلے سالوں میں. اگر آپ اس سال نہیں بھی کریں گے تو اگر پتا چل گیا ایک فگر نے اس سال آنا ہے تو اگلے سالوں میں پچھلے سالوں میں لے کے آنے کے بجائے اسی سال اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنا. ایوری تھنگ از اوکے. آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ بیٹا یہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتی. یہ سینٹنس خطرناک حد تک خطرناک ہے. لیٹ می کریکٹ دا سینٹنس. کہ یہ ای پی ایس شیئر ہولڈرز کو پیسے پکڑا دینے؟ بیٹا یہ پروفٹ پر شیئر ہے. شیئر ہولڈرز کو تو ڈیویڈنڈ دینا ہے اور ہو سکتا ہے اس سال فیصلہ ہو کہ نہیں دینا, اگلے سال دینا ہے اور اگلے سال فیصلہ ہو پھر نہیں دینا. وہ تو ڈیویڈنڈ ایک اور بحث ہے یار, ارننگ پر شیئر ایک اور بحث ہے. اٹ از سمپلی اے کیلکولیشن. کیا کمایا؟ ڈیویڈنڈ کیا ہے؟ کیا ملا؟ کیا ملا کی بحث ہے یا کیا کمایا؟ کما لیا لے لیں گے یار, اتنی جلدی کیا ہے؟ مثلا الحمدللہ کسی نے 50 لاکھ کمایا, ملا نہیں کمایا, اس میں سے اس نے 30 لاکھ روپے خرچ کر لیے, باقی کمایا پڑا. تو کمایا کیلکولیٹ ہو رہا ہے یا ملا کیلکولیٹ ہو رہا ہے؟ کمایا مل جائے گا انشاءاللہ. وہ کب ملے گا؟ جب ڈکلیئر ہوگا. وہ کب ڈکلیئر ہوگا؟ جب ان کا دل کرے گا. وہ کتنا ڈکلیئر کریں گے دیکھ لیں گے. پلیز ای پی ایس از ویری ڈفرنٹ فرام ڈیویڈنڈ پر شیئر. آر وی ٹاکنگ اباؤٹ ڈیویڈنڈ پر شیئر اور ارننگ پر شیئر؟ کیا فرق ہے ارننگ پر شیئر اور ڈیویڈنڈ پر شیئر میں؟ کیا کمایا ارننگ پر شیئر, کیا ملا؟ کیا ملا تو اللہ مالک ہے, کمایا کیا تو پتا چل جائے. حوصلہ تو ہو جائے کمایا بھی کچھ ہے کہ نہیں. بیٹا وہ تو آٹومیٹکلی آ جائے گا کمران صاحب. جب ہم 2016 میں کر لیں گے تو 2016 کا جو کلوزنگ بیلنس آئے گا اسی نے پھر نیکسٹ ایئر براڈ ڈاؤن بننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے کمران صاحب. اب بیٹا اکاؤنٹنگ بدلنا چاہتے ہیں. اگر آتھرائزیشن میں پروفٹ چینج ہو جائے, آتھرائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ پروفٹ کیلکولیٹ ہو رہا ہے. ٹف کوسچن ہے بیٹا, انشاءاللہ سی اے کے بعد بھی ویسے یہ ڈسکس ہو سکتا ہے. دس از ناٹ اے امپورٹنٹ کوسچن فار سی اے. اور جانے دے یار, خدا کا نا آتھرائزیشن کا مطلب سائننگ ہوتا ہے, سائن کرتے کرتے پروفٹ بدل گئے. ہم اس طرح کریں گے جس پین سے پروفٹ کیلکولیٹ کیا ہوگا اسے بند کر دیں گے اور سائننگ کے لیے کوئی نیا پین ڈھونڈ لیں گے. اتنے چیلنجنگ کوسچنز کائنڈلی میں نوٹ کر رہا ہوں. انشاءاللہ میرے کچھ عرصہ چاہیے, انشاءاللہ اس کا فائنل کریں گے. جی ورکنگ کروائیں سر. اچھا اس کے نیچے ایک پیراگراف اور لکھا ہوا ہے. اوپر کتنے پیراگرافس تھے؟ بلکہ جتنے بھی تھے اسے چھوڑیں, کتنے پڑھے ابھی؟ 2 پڑھے. اس کے نیچے جو لکھا ہوا ہے وہ بھی میرا خیال ہے پہلے کوسچن کرنا ہے, جب ضرورت پڑے گی وہ ڈسکس کرتے ہیں. جی سر کیا کرنے لگے ہم؟ جی آنےسٹ آپ کا اور تو نہیں کوئی کوسچن آئے گا؟ سر اتنے عرصے بعد آئے ہیں سر.
बिजनेस नेम ही हो जाए सर, नहीं फिजिकली आ जाए, मतलब मैंने कब कहा कि आप ऑनलाइन आ जाए, मैंने कब कहा कि पहली दफा खुदा ना खास्ता, मैंने ये तो नहीं कहा। बिजनेस नेम शुरू करें सर। होम डायनेमिक्स लिमिटेड, क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? अर्निंग्स पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड, अर्निंग्स पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड बताएंगे जी। 31 दिसंबर 2016। कंपैरेटिव मांग रहा, कंपैरेटिव मांग रहा है सर, नहीं मांग रहा सर। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हेडिंग लिख के रुकना है आपने। नहीं बेटा वो तो बहुत दूर की बात है, इतने जज्बाती ना हो। फुल कंसंट्रेट, लिखना छोड़ दें। क्या कॉन्टिन्यूड और डिसकॉन्टिन्यूड की बहस है? क्या कंपैरेटिव की बहस है? ईपीएस दो हिस्सों में कैलकुलेट होगी, अगर कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस और डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस की बहस आ रही है तो। लिखने दे मुझे एक मिनट। ईपीएस continued operations and EPS discontinued operations। डाटा गौर से देख रहे हैं आप। ईपीएस का बेसिक फॉर्मूला ज़हन में लाएं, अर्निंग्स बताएं, फिगर बताएं, फिगर। कंटिन्यूड ऑपरेशन की अर्निंग कितनी है? 765 रुपीज इन मिलियंस लिखवा रहे हैं। बेहतरीन आपने काम कर दिया, रुपीज इन मिलियंस ही लिखवाएं। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का प्रॉफिट बताएं, 155। गेम थोड़ी आगे बढ़ाएं। क्या कोई इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं? ढूंढने। क्या कोई इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं? कौन से पॉइंट में? पॉइंट 2 में। पॉइंट 2 में, पॉइंट 2 के फर्स्ट सेंटेंस में है या 2 में? सेकंड सेंटेंस में। कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं? कितने का एक प्रेफरेंस शेयर है? रेट ऑफ डिविडेंड क्या है? ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं या इररिडीमेबल, आपको कैसे पता चला है? इक्विटी में अगर लिखें तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इनका डिविडेंड क्या माइनस होना है? कॉन्टिन्यूड में से माइनस होना है या डिसकॉन्टिन्यूड से? अगर कॉन्टिन्यूड डिसकॉन्टिन्यूड का ब्रेकअप है तो कहां से माइनस करना है? ऑलरेडी माइनस हो गया होगा, इररिडीमेबल प्रेफरेंसेस माइनस करना होगा। कहां से माइनस करना होगा? डिविडेंड की कैलकुलेशन करवाना शुरू करें। गलती का खदशा है। 4 मिलियन क्या उठवाया आपने? मिलियन शेयर्स उठवाया आपने। जरा 10 क्यों करवाया आपने? when the dividend rate is given in percentage, it is multiplied by the number of shares or the amount of share capital। 4 इंटू 10 किया तो क्या आया? 40 क्या आया? अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10%, आंसर क्या आया? फिर 4 आ गया, ये 4 अब क्या आ गया? ये रिडीमेबल डिविडेंड आ गया। ये डिक्लेयर हुआ भी है या नहीं हुआ है? ये डिक्लेयर हुआ भी है या नहीं हुआ है? ये बहस ही करने की जरूरत क्यों नहीं है? ये कम्युलेटिव है, तो कम्युलेटिव डिविडेंड आता है चाहे डिविडेंड डिक्लेयर हो या ना हो। तो -4 मुझे आपने कहां से करवा दिया है? सिर्फ क्या रह गया है? ये प्लीज याद आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10 किया मैंने। अगर परसेंटेज डिविडेंड की दी हो तो आप रेट किससे लगाएंगे? शेयर से या शेयर कैपिटल से? और एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए दी हुई। क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई मूवमेंट है? मूवमेंट है सर। थोड़ी सी लाइनें छोड़ दें, एक दो और वर्किंग में आ जाए। क्या बनवाने लगे मुझे? टेबल के कॉलम जरा सोच के बनवाएं। एक्चुअल कौन सा साल? 2016। नेक्स्ट कॉलम का नाम, कौन सा साल ही करंट ईयर वेट होना है?
कौन से कॉलम की जरूरत क्यों नहीं है? कौन सा साल वैसे होना था यहाँ, 17 या 15? जरूरत क्यों नहीं है? रिक्वायर्ड नहीं। रेडी सर? सबसे पहले कौन सा कॉलम आप बनवाएंगे? एक्चुअल कहां से शुरू करूं? ब्रॉड डाउन की डेट बताएं। 1 जनवरी 2016। एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स लिखवाएं। कौन से शेयर्स लिखवा रहे हैं? ऑर्डिनरी, प्रेफरेंस या सारे ही? सिर्फ कौन से? ऑर्डिनरी। बताएं कितने? अब मिलियंस में शेयर्स बना लें तो लिखें ऊपर फिर शेयर्स इन मिलियंस, और बड़े होने की कोशिश करें, मिलियंस में शेयर्स निकालें, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। बाकी फिगर्स में इंशाल्लाह रिकंसाइल करवाता हूं आपको। रुपीज इन मिलियंस नहीं है, अब शेयर मिलियंस में कर ले रहे हैं। ब्रॉड डाउन बताएं, फाइनल ब्रॉड डाउन 10 लिख दूं? तरतीब बनाएं। नेक्स्ट डेट बोले। अब फाइनल सारी बातें हो गई हुई हैं, सब कुछ आपको पता है। अप्लाई और माइंड, फाइनल, सब कुछ फाइनल। 31 मई या 31 मार्च, कौन सी डेट लिया करेंगे? कौन कौन सी है तो बोलने डेट। 31 मई पे फॉर वैल्यू है या फॉर नो वैल्यू है? कॉम्बिनेशन है, क्या करेंगे? टेबल के लिए थोड़ी जगह छोड़ देंगे। मेरी सजेशन ये है कि एक वर्किंग फिर वही होने लगी है जो आपने खुद से भी की थी। बेस्ट ये रहेगा आज मेरे से आखिरी दफा समझ लें, रिवाइज कर लें, उसके बाद फिर ये गेम आपकी हैंड, आपकी तरफ आ रही है। शुरू करूं? टेबल के लिए जगह छोड़ दें, पीछे नीचे 5 6 7 8 लाइन छोड़ दें जरा। किस चीज की वर्किंग करने लगा? कॉम्बिनेशन इशू की एग्जांपल क्या है? राइट शेयर्स को किस में आप सेग्रीगेट करवाने लगे हैं मुझे? इशू फॉर वैल्यू में या इशू फॉर नो वैल्यू में? इशू फॉर वैल्यू में या नो वैल्यू में कैसे करवाने लगे हैं? पढ़ दें बिस्मिल्लाह जरा, शुरू करवाएं। स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढने ढूंढने फिगर बोले। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ राइट शेयर्स? 40% किससे मल्टीप्लाई करूं? जल्दी कर रहे हैं आप, लिखने की जल्दी कर रहे हैं आप। 10 क्या था? ऑर्डिनरी शेयर बिफोर राइट शेयर्स इंटू 10, 40% आपने किया। 4 मिलियन क्या आया? नंबर ऑफ राइट शेयर्स आ गए। मेरी सजेशन ये कि पिछला को ढूंढे, फिर क्या किया? ना कहीं ढूंढ लें, कहीं ढूंढ लें, फिर क्या किया उसकी जगह यहां क्या करेंगे? फिर क्या किया, क्या करना होता है? फिर इशू प्राइस मल्टीप्लाई करनी होती है। ढूंढ दें इशू प्राइस क्या है? 25 25 25 या 32? 25। आंसर है 100। 100 का नाम बताएं। कैश अगेंस्ट राइट शेयर्स, देन अगली वर्किंग करवाएं। ये 100 अगर एज इट इज रहे, और प्राइस 28 जमा 32 डिवाइड बाय 2, सिर्फ कौन सी? 32 डन है सर। रिवर्स वर्किंग हो रही है, कैलकुलेटर हाथ में उठाएं। कैसे? और ये कैसे भाईजान? 100 डिवाइड बाय 32 इज इक्वल टू 3.125। क्या आया? 3.15। वो शेयर्स आगे जो इश्यू फॉर वैल्यू है। ठहरे, पेशेंस दिखाएं। लास्ट स्टेप 4 क्या था? टोटल राइट शेयर्स माइनस 3.125 इश्यू फॉर वैल्यू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू 0.875। क्या आया? इश्यू फॉर नो वैल्यू। वर्किंग्स में नोट कीजिएगा आप लोग। 32 क्यों सर, 28 क्यों नहीं? साहब जाने दे गुस्सा यार। नहीं नहीं आप करें सर, ये मेरे से सवाल है सर। क्योंकि तैमूर साहब अभी एक नोट पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ था कि अगर अनाउंसमेंट और एंटाइटलमेंट डेट्स में डिफरेंस हो
तो आपने जिस डेट पे शेयर होल्डर्स को शेयर्स की इंटाइटलमेंट होनी है वो डेट लेनी है, तो उस डेट से पहले फिर 32 रुपीज मार्केट वैल्यू थी। ठीक है तैमूर, मिल गया? ये नोट कर लिया? अच्छा सर, ये लिखते हुए तो थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा लग रहा है वर्किंग में। अगर हम थोड़े से बड़े हो गए, वैसे मेरा ख्याल इतना भी ज्यादा मसला नहीं है, लेकिन अगर टाइम थोड़ा सा कहीं बच जाए तो अच्छा है। एक और तरीका सुना जरा। 100 इंटू 40% करूंगा तो क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू, तो यहाँ दबाने की जरूरत नहीं है। इंटू 25 करूंगा तो क्या आ जाएगा? और सर जी क्या आ जाएगा सर? हिम्मत थोड़ी सी करें, डिवाइड बाय 32 करूंगा तो क्या आ जाएगा? चेक करें ना, चेक करें। पच्चीस क्या है, 32 क्या है? इशू प्राइस, मार्केट प्राइस, इशू प्राइस से मल्टीप्लाई और मार्केट प्राइस से डिवाइड। क्या आंसर आया? ये सीधा क्या आ गया? और लास्ट स्टेप, इशू फॉर नो वैल्यू, इशू फॉर नो वैल्यू 4 माइनस 3.125। डेफिनेटली कंपल्सरी नहीं है, लेकिन बार बार शायद इज इक्वल टू दबा दबा के लिखना, फिर मल्टीप्लाई करना, फिर डिवाइड करना, आहिस्ता आहिस्ता अगर कंफर्टेबल हो जाए तो शायद ये भी जो मैंने सब कुछ लिखा है ये भी कैलकुलेटर पे हो सकता है। और करके लिख लें, बहरहाल और कोशिश करेंगे कि और शॉर्टकट हो जाए। ये और भी शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन बहरहाल शॉर्टकट से ज्यादा इसलिए इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो हो रहा है वो क्लियर हो जाए। तो ज्यादा शॉर्टकट तो नहीं हो गया? मेरी तरफ जरा देख के कैलकुलेटर पे जीरो दबाएं, पहले लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। रेडी? अपनी वर्किंग में ढूंढे 10। 10 क्या उठाया आपने? नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स 10 मल्टीप्लाई बाय 40%। जो भी आ रहा होगा वो जहन में लाए। नंबर ऑफ राइट शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 25 या 32? 25। 25 का मतलब इशू प्राइस, डिवाइड बाय 32 का मतलब इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पे हुआ -4। क्या आया, क्या आया, क्या आया? तो कैलकुलेटर भी ही क्या हुआ और क्या लिख लिया। आहिस्ता आहिस्ता ये हो सकता है जो किया। क्या हो सकता है? इश्यू फॉर वैल्यू शेयर्स कितने आ गए? इश्यू फॉर वैल्यू शेयर्स कितने आ गए सर? और उसको मिला के टोटल यहां तक हो गए 13.125। इसी डेट पे इश्यू फॉर नो वैल्यू कितने बने? इश्यू फॉर नो वैल्यू कितने बने? 0.875। इसको मिला के टोटल 14 कैसे हो गए? 4 मिलियन राइट शेयर से 10 में जमा हुए। सिर्फ ईपीएस की कैलकुलेशन करते हुए फॉर वैल्यू और फॉर नो वैल्यू अलहदा कर लिया। ये लिखे, नोटेड है सर? नोटेड है सर। आगे बढ़े सर, नेक्स्ट। तरतीब बनाते रहे, बनाते रहे, सीक्वेंस रखना है प्लीज। नेक्स्ट डेट 3 अगस्त या 31 अगस्त? वाई वंस अगेन? एंटाइटलमेंट डेट या अनाउंसमेंट डेट? इश्यू फॉर वैल्यू है या नो वैल्यू है? इश्यू फॉर वैल्यू है या नो वैल्यू है ही क्या? होता ही क्या है? हुक्म करें कैसे वर्किंग करूं? कितने परसेंट है? प्लीज प्लीज, कितने परसेंट है? 14 मल्टीप्लाइड बाय, चलेगा सर? आंसर 2.8 प्लस या माइनस? फॉर वैल्यू इंक्रीज है या फॉर वैल्यू डिक्रीज है? टोटल बताएं। हर स्टेप पे एक टोटल हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। 16.8
इकट्ठे यहाँ तक यार। बोनस शेयर्स को अलग-अलग नहीं करना फॉर वैल्यू एंड फॉर नो, प्लीज अलग-अलग नहीं करना सर। होता ही क्या है फॉर नो वैल्यू, कौन सी डेट आ गई? नहीं पहले कौन सी डेट आ गई? ईयर एंड आ गया। मेरी बात दोबारा गौर से सुने और गलत तरफ ना जाइएगा, ठीक है ये सीडी शायद ना भी लिखा तो ठीक है, लेकिन प्लीज ईयर एंड आ गया। ईयर एंड पे एक्चुअली कितने शेयर इशूड हैं? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ध्यान में लाएं। नहीं आई, कोशिश नहीं की। कौन सा कॉलम ध्यान में आया? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल वाले कॉलम में शेयर आते हैं या शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल। 16.8 मिलियन क्या है? शेयर्स। शेयर कैपिटल के कॉलम में नॉमिनल वैल्यू आती है या मार्केट वैल्यू? हमेशा नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू फॉर ऑर्डिनरी शेयर ढूंढे। 16.8 इंटू 10 होके शेयर कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस बनेगा और वही फिगर जाएगी इक्विटी में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। आगे हम जो भी करने लगे हैं ये सिर्फ किस वर्किंग के लिए करने लगे हैं? ईपीएस की वर्किंग के लिए करने लगे हैं। वरना अगला जो भी चीजें हैं इनकी एंट्री किस साल होगी और वह नेक्स्ट ईयर की चेंजेस इन इक्विटी में फिगर्स आएंगी सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ईपीएस। अगर किस डेट के बाद और किस डेट से पहले पहले बोल दें दोबारा जरा क्या हो जाए, फॉर नो वैल्यू कोई एडजस्टमेंट हो जाए। एग्जांपल्स फॉर नो वैल्यू एडजस्टमेंट्स की, बोनस इशू, शेयर स्प्लिट, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। तो ईपीएस की कैलकुलेशन करते हुए इसी साल क्यों ले लें? क्योंकि इन्होंने इस साल आना ही है, अगर इस साल नहीं भी लेंगे तो अगले साल आ जाना है, इसलिए बेहतर क्या है कि इस साल लेके ही भेजें, 2016 में लेके ही भेजें। तो मीन्स से ये सीडी यही है, लेकिन अगली वर्किंग जो हो रही है वो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल ईपीएस कैलकुलेशन हो रही है। करवा दें सर। कौन सी डेट? 1 फरवरी नेक्स्ट ईयर लिख रहा हूं। तो यार हमें 31 दिसंबर 2016 पे क्या पता कि नेक्स्ट ईयर क्या हुआ है? कब तक पता रहेगा हमें? जब तक ऑथराइजेशन नहीं होगी। क्या करूं इस दिन? 3 डिविडेंड्स हैं, कौन कौन सा उठाऊं? बाकी क्यों नहीं? कैश डिविडेंड तो बहस ही नहीं है शेयर्स की, और प्रेफरेंस शेयर्स का भी कैश डिविडेंड है, उसकी भी बहस नहीं है। हाँ 3 चीजें हो सकती थी जिनमें से एक ही है। कौन सी 3 में से एक ही है? चले सर, आई होप कि मैं कुछ समझा पा रहा हूँ सर। वर्ड्स लिखवाने के 1 फरवरी 2017 में वर्ड्स क्या लिखूं? इश्यू फॉर वैल्यू लिखूं या फॉर नो वैल्यू लिखें? बोनस इश्यू वर्ड लिखना, शेयर स्प्लिट वर्ड लिखना लिख सकते हैं, जरूरत क्यों नहीं है। मेन हमारा मसला क्या है, फॉर वैल्यू अलहदा हो जाए, फॉर नो वैल्यू अलहदा हो जाए। वर्किंग करवा देंगे प्लीज जरा, बोल दें यार। 16.8 मल्टीप्लाइड बाय 10%, आंसर 1.68। प्लस करूंगा या माइनस करूंगा? यकीनन इसको ऐड करके यकम फरवरी को टोटल शेयर कितने हो जाएंगे? 17.18.48। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? 16.8 के साथ मैंने सीडी लिखा है, कोई कंफ्यूजन? किस साल का सीडी? अगले साल में, अगले साल की फिगर जस्ट किस वजह से आई है? ईपीएस की कैलकुलेशन की वजह से आई है। क्या सेकंड कॉलम आप इंडिविजुअली बना सकते हैं? प्लीज शुरू करें, बना सकते हैं। सेकंड कॉलम इशू नहीं है, द ओनली इशू इज के फर्स्ट कॉलम सही बन जाए। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका ठीक है यहां तक? 10 के सामने बता दें क्या लिखूं, क्या समझ के? सर जी 10 समझ के कुछ लिखा है हमने, 12/12, 10 12/12 हुआ है। आगे बढ़े। 3.125 फॉर वैल्यू है या फॉर नो वैल्यू है? टाइम वेट करूं या ना करूं? टाइम गिन दें, गिन दें, गिन दें। 12/12, 9/12, 31 मार्च है, बहस भी नहीं है। कौन सी डेट फाइनल हो गई हुई है? 7/12 डन है सर।
अप्रोक्सीमेटली बताइएगा। 1.823। मजा तो बहुत आ रहा है, कहीं रुक जाए। नहीं मतलब फिगर का मजा आ रहा है लिखते हुए। 1.823 ठीक है, टोटल करना 11.823। नेक्स्ट वर्ड्स गौर से देख के हिम्मत करें, हिम्मत हिम्मत जवानों। 0.87 मल्टीप्लाइड बाय, टाइम वेट होना है या एडजस्टमेंट होनी है? एडजस्टमेंट का तरीका रिवाइज करा दें यार प्लीज प्लीज। अच्छा वर्किंग करते हुए काइंडली भाई दो दो एक एक लाइन जरा छोड़ लिया करें, अगर अभी नहीं भी छोड़ी तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप याद रखें। एक एक लाइन छोड़ लिया करें, ये वर्किंग सारी लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है जब तक कंफर्टेबल ना हो जाए लिखते जाएं। वर्किंग बोलें जी कैसे करूं? 0.875 डिवाइड बाय बोलना है और मल्टीप्लाइड बाय फिगर बता दें। 0.788 आगे बढ़ जाए टोटल करके 12.611 ठीक है। टोटल तो पता नहीं यार कैसे होना। 12.611 ओके है सर, कंप्लीट करें यार आगे। किसको क्या करना है और किसको क्या करना है? फॉर वैल्यू को मंथ के हिसाब से देखना है और फॉर नो वैल्यू को एडजस्टमेंट के हिसाब से देखना है। एनी कंफ्यूजन? यहां तक मैंने किया कोई कंफ्यूजन? फिर नो वैल्यू आ रहा है, कैसे करें? 2.8 डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 2.522। राउंड ऑफ कर लें ठीक है। टोटल 15.133। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग कर रहे हैं? नहीं समझ आ रहा? खुद से करें यार, फिर बोर्ड से क्या देख रहे हैं, बाद में देख लीजिएगा। कोई राउंडिंग ऑफ में तो नहीं फंसे हुए? वही मसला लग रहा है। सिर्फ क्या फाइनली देखना है, इश्यू फॉर वैल्यू है या नो वैल्यू है? फिर इश्यू फॉर नो वैल्यू है 1.68 डिवाइड बाय 16.8 मल्टीप्लाइड बाय 133। आंसर 1.513। फाइनल टोटल 16.646 का नाम बताएं। वेटेड एवरी नंबर ऑफ शेयर्स। कौन सा साल अगर रिक्वायर्ड होता तो उस साल में भी क्यों जाते? क्या करने जाते? फॉर वैल्यू एडजस्टमेंट करने जाते या नो वैल्यू? कंप्लीट करेंगे 16.646। क्यों नहीं कर सकते यार, खुदा का नाम लेकर कर लें यार, क्यों नहीं कर सकते? 16.646 कॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस या डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस और बेस में शेयर्स का कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है सर? आंसर्स बताएं। ये क्या है 45? ये रुपीस है या मिलियंस है? इन्ना लिल्लाह। ये 45 रुपए पर शेयर है, ये 45 मिलियन रुपए पर शेयर है। 45 पूरा तो नहीं, जरा सही लिखवाएं। 45.7172 सर, सॉरी सॉरी है। ये रुपीस है या रुपीस इन मिलियंस है? 45.72 पर शेयर एंड 9.31 पर शेयर। ये भी सर जी जरा बात जरा सही क्लियर कर लीजिएगा, क्या ये रुपया हैं या रुपए मिलियंस में है? ये भी एक शेयर पे हमने 45.72 मिलियन रुपीस कमाए हैं। नहीं ये क्यों नहीं है ऊपर 20 मिलियंस में सारे? नहीं एक मिनट, ये याद है वर्किंग अगर लिख रहे हैं तो ये वाली बात भी जरा सही क्लियर कर लीजिएगा, मैं भी बोल रहा हूँ। क्या ये रुपीस पर शेयर है या रुपीस इन मिलियंस पर शेयर है?
असल में बेटा कैलकुलेटर पे लिखें 765 और सही फाइनल करें, सारी चीजें डिस्टर्ब ना करेंगे बाद में। 765 को हमने मिलियंस में लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसे रुपीस में कन्वर्ट कर दें तो बताएंगे कितने जीरो और लगाएंगे आप? लगाएं 6। 765 गिन के 6 लगाएं, -4 मिलियन करें गिन के 4 के बाद फिर 6 लगाएं, और अभी इज इक्वल टू दबाने की शायद जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय नहीं करवाना, या चलें इज इक्वल टू दबाना दबा लें, डिवाइडेड बाय। अब शेयर्स भी मिलियंस में है, असल में एज इट इज अगर हम देखें ना तो ऊपर भी मिलियंस नहीं है, नीचे भी नहीं है। 765.4 सर -4, ये जब हम फिगर्स लिख रहे थे ना तो रुपीस के भी 6 जीरो गायब है और शेयर्स के भी मिलियंस में है, तो यहाँ शायद मिलियंस ही में फिगर्स डिवाइड होकर रुपीस बन रहे हैं। लेकिन आप जरा तसल्ली कर लें, डिवाइडेड बाय जहां मैंने 16.646 लिखा है, इसे अगर आपने मिलियंस में लिखना तो आप कैसे लिखेंगे? रहने तो मल्टीप्लाई सीधा नजर आ रहा है, 16 के बाद कॉमा लगा, 16 के बाद एक कॉमा है, 16,646 000 हो जाएगा, 16,646 000। सेम आने का मीनिंग ये है कि आप अगर मिलियंस में फिगर्स पूरी भी लिख लेंगे, मिलियंस में अच्छा, लेकिन ये क्लियर रखें जरा, अगर आप रुपीस के साथ जीरो लगा रहे हैं तो नीचे फिर बेस में भी शेयर्स पूरे होने चाहिए, ये नहीं कि रुपीस मिलियंस में हो और शेयर्स आपने पूरे लिखे हो, या मिलियंस में शेयर्स और या मिलियंस में रुपीस और मिलियंस में शेयर्स, और ऑल्टरनेटिवली रुपीस में अमाउंट और शेयर्स भी पूरे फिर मिलियंस में नहीं। तो दोनों तरीके ठीक है, लेकिन फिर मिलियंस में दोनों चीजें हो जाता, और अगर मिलियंस में नहीं है तो दोनों फिगर्स फिर पूरी होनी चाहिए। बात क्लियर है प्लीज? ये 45 रुपीस पर शेयर है, ये 45 मिलियन रुपीस पर शेयर है, मिलियंस मिलियंस आपस में कैंसिल हुए हैं, इसे फाइनली रुपीस में ही आंसर आ गया है। बहरहाल मेन चीज पे वापस आ जाए, यकीनन इस क्वेश्चन में काफी सारी नई चीजें भी डिस्कस हुई हैं, और दो दोबारा जरा हाईलाइट कर लें। नंबर 1 दोबारा ढूंढे जरा, एक तो मसला आया अनाउंसमेंट डेट और एंटाइटलमेंट डेट का, वो मसला जरा दोबारा बता दें कैसे सॉल्व करेंगे। बस एंटाइटलमेंट डेट देंगे और एवरी अदर थिंग इज सेम। सेकेंडली मसला आया है रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट का, अगर नो वैल्यू चेंज आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट हो, ऑथराइजेशन से पहले हो, तो ईपीएस की कैलकुलेशन करते हुए उसे नंबर ऑफ शेयर्स में कंसीडर कर लेंगे। एवरी अदर थिंग वही है जो आपको अदरवाइज पता है। एंट्री तभी होनी है जिस साल में डिविडेंड डिक्लेयर हो रहे होंगे। आई होप के बात क्लियर हो गई है।